काली और गोरी परी और आईना का जादू। एक बार की बात है, परी लोग के राजमहल में खुशियां आने वाली थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि रानी परी माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद सभी परियों को खुशखबरी मिलती है क्योंकि रानी परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। रानी परी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी दोनों राजकुमारियों को देखती है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उनकी एक बेटी काली थी और एक गोरी। इसलिए वो मन ही मन कहती है, हमारी दोनों बेटियों में इतना ज्यादा अंतर। पता नहीं हमारी दूसरी बेटी का जीवन कैसे व्यतीत होगा। हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि परीलोक में काली परी को किस नजर से देखा जाता है। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि हमारी दोनों राजकुमारी बेटी एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। दोनों के बीच रंग रूप को लेकर कोई भेदभाव ना हो। वो सब सोचकर रानी परी बहुत ज्यादा परेशान थी। रानी परी अपनी दोनों बेटियों का नामकरण करती है। रानी परी अपनी एक बदसूरत बेटी का नाम अंजलि रखती है और सुंदर बेटी का नाम सुहानी। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ दोनों राजकुमारी बड़ी होती गई, लेकिन अंजलि को अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसको चिढ़ाती रहती थी, हमेशा उसको खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रानी माँ अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और कहती है, सुहानी और अंजलि सुनो, तुम दोनों बहनों को पृथ्वीलोक जाना है। वहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। उसने हम लोगों को अपनी बेटी की शादी में बुलाया है। मैं तो परीलोक के कामकाज में व्यस्त रहूंगी, इसलिए तुम दोनों पृथ्वीलोक पर शादी में जाओगी। अब तुम दोनों जाने की तैयारियां करो। तुम दोनों को आज ही पृथ्वीलोक निकलना है। माँ, मैं इस काली कलोटी के साथ पृथ्वीलोक नहीं जाऊंगी। मुझे इसके साथ घूमते हुए शर्म आती है। पता नहीं ये काली कलोटी हमारे घर में कहाँ से आ गई, हमारे घर पर ग्रहण लगाने के लिए। मैं इस बदसूरत काली कलोटी के साथ कहीं नहीं जाने वाली। सुहानी, तुम दिन प्रतिदिन बदतमीज होती जा रही हो। अपनी बहन को ऐसे कौन बोलता है? तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी और बदतमीजी नहीं सहूंगी। ये मेरा आदेश है। तुम इसे अपने साथ शादी में लेकर जाओगी और इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी। रानी परी के सामने सुहानी की एक नहीं चलती और वो ना चाहते हुए भी अंजलि को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जाती है। शादी में सभी लोग परियों को देखना चाहते थे। शादी में सभी लोग सुहानी की तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन अंजलि की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या परीलोक में भी इतने ज्यादा बदसूरत लोग रहते हैं? मुझे नहीं पता था। ये परी तो काली बंदरिया लग रही है। इसे तो परी कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये किस एंगल से परी लग रही है? लेकिन सुहानी, तुम बहुत सुंदर हो। ये तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं लगती। तुम हो असली परी। तुम मेरी एक सलाह मानो, तुम इसके साथ मत रहा करो। इस काली कलूटी को अपने साथ रखोगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। दिल तो मेरा भी ऐसा ही करने को करता है, लेकिन माँ की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती इसके साथ भेजा है यहाँ पर, वरना मैं इस काली कलोटी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। देख लिए काली कलोटी बंदरिया, तो यहाँ पर नहीं आती तो कितना अच्छा लगता मुझे। सुहानी, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाती हो। तुम तो मेरी बहन हो ना, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। तुम तो मेरा साथ दो, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो। माना कि मैं काली और बदसूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे काली बनाकर भेजो। तेरी यही सबसे बड़ी गलती है कि तू बदसूरत पैदा हुई है। अगर मेरी तरह सुंदर होती तो तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। सब तुझसे प्यार करती और मैं भी प्यार करती। अपनी बहन की खरी खोटी सुनकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसकी तू मुझे इतनी बुरी सजा दे रहा है? मम्मी, पापा, बहन सब कितने ज्यादा सुंदर हैं। मैं ही क्यों इतनी काली कलूटी और बदसूरत हूँ? बाहर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे काली कलूटी बोलते हैं, मुझे परी भी नहीं मानते। अगर आप मुझे सुंदर बना देते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही होती, सब मुझसे भी प्यार करते। इतना सोचकर अंजलि फूट फूट कर रोती है। थोड़ी देर बाद सुहानी वहाँ आती है और अंजलि को वापस परीलोक ले जाती है। वहाँ जाकर दोनों बहनें देखती हैं कि रानी परी बहुत घायल है और वो बिस्तर पर लेटी हुई है।
क्या हुआ माँ, आप इतनी घायल कैसे हुई? बेटी, मैं परी लोक से किसी काम के लिए बाहर गई थी, तभी एक चुड़ैल ने आकर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया, और उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी छीन ली। अब सिर्फ तुम दोनों ही मुझे और परी लोक को बचा सकती हो। मैं तुम दोनों को एक राज की बात बताती हूँ। परी लोक के बाहर एक दुनिया है, वहाँ पर मैंने अपने जादुई 2 आईने छुपा कर रखे हैं, ताकि सही समय आने पर मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं। बेटियों, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जा सकूं, इसलिए तुम वहाँ से मेरे जादुई आईने ला दो। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। और अंजलि, तू यहाँ पर मम्मी की सेवा कर। इतना कहकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। सुहानी परी लोक से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन रानी परी की बताई गई जगह पर जाने के लिए सुहानी को एक रास्ता पार करना था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कदम रखते ही ये रास्ता टूट जाएगा। इसके अंदर तो बहुत सारी दरारें हैं। चलो यहीं बैठ जाती हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और सुहानी से कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये रास्ता पार कराने में मदद करूंगी। बुढ़िया, क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है? ये रास्ता ऐसा है कि इस पर से एक इंसान भी गुजर जाए तो ये रास्ता टूट जाएगा, और मैं तुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देने वाली। मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। ऐसा कहकर सुहानी उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुहानी अपनी माँ के पास जादुई आईना लेकर अभी भी नहीं पहुँची थी। इसलिए अंजलि को चिंता होने लगती है और अंजलि भी जादुई आईना लेने के लिए निकल पड़ती है, तो वो भी उसी रास्ते पर पहुंच जाती है। अंजलि के पास भी वही बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये रास्ता पार कराने में मदद करूंगी। हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं। इतना कहकर अंजलि उस बूढ़ी दादी को अपने पास पड़ी एक ब्रेड खिला देती है और वो बूढ़ी औरत अंजलि को वो रास्ता पार करवा देती है। जैसे ही अंजलि और बूढ़ी औरत वो रास्ता पार करती है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है और अंजलि से कहती है, अंजलि, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं इस दुनिया की रानी हूँ। इस वाली दुनिया में वही आ सकता है जिसका दिल साफ और मन अच्छा हो, जो दूसरों की मदद करने में रुचि रखे। जिसके मन में खोट होता है वो इस रास्ते को कभी पार नहीं कर पाता और ना ही इस दुनिया में आ पाता है। तुम रानी परी के जादुई आईना लेने आई हो ना? रुको, ये लो। परी अंजलि को वो जादुई आईना दे देती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। बताओ तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और तो और मुझे कोई अपनी शादी और बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाता। इस वजह से मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए आप मेरा रंग साफ कर दीजिए। तो ठीक है, तुम इन दोनों आईनों में एक एक बार अपनी शक्ल देखो और फिर देखो क्या जादू होता है। परी के कहे अनुसार अंजलि दोनों आईनों में एक एक बार अपनी शक्ल देखती है और तुरंत ही वो बहुत गोरी हो जाती है। और फिर अंजलि परी का धन्यवाद कर दोनों आईने लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। एक आईने से रानी परी बिल्कुल ठीक हो जाती है, उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है। और दूसरे आईने से अंजलि उस चुड़ैल को भी मार देती है। रानी परी अंजलि से बहुत ज्यादा खुश थी। उस दिन से सुहानी अंजलि से बहुत जलने लगती है, इसलिए सुहानी मन ही मन कहती है, पहले कोई इसे देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से ये सुंदर हुई है तब से इसके मेरे से ज्यादा दोस्त बन गए हैं। और तो इसके लिए दूसरे राज्य के राजकुमार अशोक प्रजापति का भी रिश्ता आया है। क्यों ना मैं भी उस जादुई आईने का इस्तेमाल करूं और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर सुहानी दोनों जादुई आईनों को लेकर राजमहल से बाहर आ जाती है और एक एक बार दोनों जादुई आईनों में देखती है तो वैसे ही वो बहुत काली हो जाती है।
अगले ही पल एक जादुई आईना में से आवाज आती है, ये सब तेरे कर्मों का फल है। अब तू हम दोनों आईनों के साथ रानी परी के पास चल और रानी परी के सामने अंजलि से माफी मांग। उसके बाद सुहानी दोनों जादुई आईनों के साथ रानी परी के पास जाती है और अंजलि से माफी मांगती है। अंजलि भी उसको माफ कर देती है और जादुई आईना से कहकर उन दोनों को पहले जैसा करवा देती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रानी परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी। किसी गांव में राधा नाम की गरीब औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। राधा की बड़ी बेटी का नाम अकीरा था और छोटे बेटे का नाम युग था। बहुत साल पहले ही राधा के पति की मौत हो गई थी क्योंकि उसका पति बहुत नशा करता था, जिसकी वजह से उसका लीवर खराब हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। राधा का पति सिलाई का काम करता था, इसलिए उसके पति ने सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। अपने पति के जाने के बाद राधा सिलाई का काम शुरू करती है और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक दिन राधा अपनी बेटी अकीरा से कहती है, अकीरा, मेरे पास बहुत सारे सिलाई के ऑर्डर है, इसलिए लगता है आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। क्यों माँ? अंधेरा होने से पहले जितना काम हो सके करके घर आ जाना, फिर आप खाना कैसे खाओगी? उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी अपने साथ खाना लेकर जा रही हूँ। अंधेरा होने के बाद खा लूंगी। अगर रात को थोड़ा टाइम बचा तो दुकान में ही सो जाऊंगी। वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर बचे हैं, इसलिए सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन माँ, अचानक एक साथ आपके पास इतने सारे ऑर्डर कैसे आए? दरअसल व्यापारी की बेटी की शादी है, इसलिए उन्हीं के घर से बहुत सारा ऑर्डर आया है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं आपकी मदद करूँगी तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। नहीं अकीरा, तुम रात का खाना बना लेना। और युग अभी छोटा है, उसे घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तुम घर में अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है माँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं और युग तुरंत आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद राधा अपने दुकान पर चली जाती है। राधा के दुकान के सामने ही शिप्रा नाम की एक औरत की भी सिलाई की दुकान थी। शिप्रा राधा से बहुत जलती थी। राधा को देखकर शिप्रा खुद में बोलती है, पहले इसका पति और अब ये। जब से इन लोगों ने यहाँ अपनी सिलाई की दुकान खोली है, तब से मेरा काम ठप हो गया है। व्यापारी के घर का ऑर्डर मुझे मिलने वाला था, लेकिन इस भिखारी को मिल गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं रोड पर आ जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। शिप्रा कुछ देर तक कुछ सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जिस व्यापारी का ऑर्डर राधा के पास आया है, मैं आज रात को उसके घर से पैसे चोरी करूंगी और सारे पैसे राधा के दुकान पर रख दूंगी। इतना सोचकर शिप्रा आधी रात को चुपके से व्यापारी के घर जाती है और उसके घर से पैसे चोरी कर लेती है। शिप्रा चुपके से सारे पैसे राधा की दुकान पर रख देती है। अगली सुबह व्यापारी की बीवी उठती है तो देखती है कि अलमारी से कुछ पैसे गायब है। व्यापारी की बीवी बहुत घबरा जाती है और व्यापारी के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, लगता है कल रात को किसी ने हमारी अलमारी से पैसे चोरी कर लिए हैं। वो सारे पैसे हमने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, अब क्या होगा जी? लेकिन हमारे घर में चोरी कौन कर सकता है? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे घर में चोरी कर ले? तभी वहाँ पर शिप्रा आ जाती है और बोलती है, माफ करना व्यापारी जी, आप दोनों के बातों के बीच आ रही हूँ, लेकिन आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? दरअसल मैं कल रात को अपनी दुकान में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि राधा आपके घर की तरफ से बैग में कुछ भर कर ला रही थी। हो सकता है कि उसके बैग में आपके ही पैसे हो। एक बार आप दोनों को उसके दुकान में जाकर देखना चाहिए। व्यापारी और उसकी बीवी दोनों उसी वक्त राधा की दुकान पर जाते हैं। राधा ने रात भर काम किया था, जिसकी वजह से थक हार कर दुकान में ही सोई हुई थी। व्यापारी की बीवी कहती है, राधा, बहुत हो गया तेरा नाटक। क्या हुआ मालकिन? कल रात भर जगकर मैंने सिलाई की है, इसलिए थोड़ी आंख लग गई। चुप कर, मुझे सब पता चल गया है कि रात भर जगकर तू कौन सा काम कर रही थी। आप इतने गुस्से में क्यों हो मालकिन? मैं कल रात को आपका ही ऑर्डर पूरा कर रही थी। ज्यादा भोली भाली बनने का नाटक मत कर। चल हट, मुझे तेरी दुकान की तलाशी लेनी है। नैना की ये बात सुनकर राधा हैरान रह जाती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरे दुकान की तलाशी क्यों करना चाहती हो?
देख राधा, सब कुछ सच सच बता दे, हम तुझे माफ कर देंगे। तूने रात को जो हमारे घर से पैसे चुराए हैं वो वापस कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर ठीक है, अगर तूने पैसे नहीं लिए हैं तो हम एक बार दुकान की तलाशी जरूर करेंगे। उसके बाद व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उसकी दुकान के कोने कोने की तलाशी करने लगते हैं। तभी नैना को एक बैग में पैसे मिल जाते हैं। देखिए जी, ये रहे हमारे पैसे। ये सब देखकर राधा बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता कि सारे पैसे मेरे दुकान में कैसे आए। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, आप मेरा विश्वास कीजिए। नैना राधा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। एक नंबर की चोरनी है तू। एक तो चोरी की, ऊपर से मान भी नहीं रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चोरनी है। तभी व्यापारी पुलिस को फोन लगा देता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस चोरी के आरोप में राधा को अपने साथ ले जाती है। शिप्रा अपने दुकान से ये सब देख रही होती है और बहुत खुश होती है। गांव की एक औरत राधा के बच्चों के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। बेटी, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर क्यों ले गई है? मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि तुम्हारी माँ ने व्यापारी के घर में चोरी की है। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं बेटी, मुझे भी यही लगता है, लेकिन भगवान जाने ये सब क्यों हो रहा है। दोनों बच्चे रोते रोते पुलिस स्टेशन जाते हैं। अकीरा पुलिस वाले के सामने बहुत रोती है, जिसके बाद पुलिस वाला 10 मिनट के लिए दोनों बच्चों को अपनी माँ से मिलने के लिए इजाजत देता है। अकीरा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने चोरी नहीं की होगी, फिर आपको जेल में क्यों रखा है? पता नहीं बेटी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि व्यापारी के पैसे मेरे दुकान में कैसे आए। मैं जल्द ही आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगी माँ। फिलहाल घर के खर्चे के लिए मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। उसके बाद दोनों बच्चे घर जाते हैं। अगली सुबह अकीरा काम के लिए मुखिया के घर जाती है। तभी मुखिया की बीवी गुस्से में कहती है, अरे क्या सोचकर आई है मेरे से काम मांगने? तुझे क्या लगता है मैं तुझे काम दे दूंगी? चोरनी की बेटी चोरनी ही होती है। मैं नहीं चाहती कि जैसे व्यापारी के घर में तेरी माँ ने चोरी की है वैसे तो मेरे घर में करे। चल निकल यहाँ से। अकीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे बैठ जाती है। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। ना ही मुझे कहीं काम मिल रहा है और ना ही मेरी माँ जेल से बाहर आ रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी वहाँ से गुजर रही रानी परी अकीरा की सारी बातें सुन लेती है। रानी परी अकीरा के पास जाती है और बोलती है, बच्ची, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रानी परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ सोने चांदी की 2 साड़ी प्रकट कर देती है। ये जादुई सोने और चांदी की साड़ी है। सोने की साड़ी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और ये चांदी की साड़ी असली चोर को सबक सिखाएगी। यहाँ तक कि ये जादुई चांदी की साड़ी हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। अकीरा जादुई चांदी के साड़ी से कहती है, हे जादुई चांदी की साड़ी, मुझे उस इंसान के पास ले चलो जिसने व्यापारी के घर में चोरी की थी। उसके बाद जादुई चांदी की साड़ी अकीरा को शिप्रा के घर लेकर जाती है। वहाँ जाकर जादुई चांदी की साड़ी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और शिप्रा से कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि व्यापारी के घर में तूने ही चोरी की थी। राधा को तूने जानबूझकर फंसाया है। मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तू अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा और अपना जुर्म कबूल कर, वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। शिप्रा चुड़ैल से बहुत डर जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस शिप्रा को जेल के अंदर डाल देती है और राधा को जेल से बाहर निकाल देती है। नैना राधा के पास आती है और उससे कहती है, हमें माफ कर दो राधा, हमने उस औरत की बातों में आकर तुम पर शक किया और बिना बात के तुम्हें जेल भी भेज दिया। राधा व्यापारी और उसकी बीवी को माफ कर देती है। उसके बाद राधा और अकीरा जादुई चांदी की साड़ी और जादुई सोने की साड़ी लेकर अपने घर जाती है।
घर जाकर राधा जादुई सोने की साड़ी से बहुत सारे पैसे मांगती है और उन पैसों से अपनी छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ी सी दुकान बना लेती है। इस तरह रानी परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है और राधा अपने दोनों बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।